नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी सरिता में। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही PGT TGT हिंदी के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, मैं प्रतिदिन पूछे गए प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी तरह से मैं वहां पर जाकर के प्रश्नों को इकट्ठा करूंगा या किसी माध्यम से प्रश्नों को प्राप्त करूंगा और आपके सामने उन सभी प्रश्नों को रखूंगा जो कि प्रतिदिन के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आज का इंटरव्यू अर्थात 6 नवंबर का इंटरव्यू जो हुआ है उसमें PGT का इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। TGT की अपेक्षा यहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या कम है। तो जो भी वहाँ पर इंटरव्यू में शामिल हुए कैंडिडेट्स थे उनसे जो भी प्रश्न संकलित हो सके वे सभी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप एक अनुमान लगाएंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा और किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, इस चीज़ से निश्चिंत रहें। इस चीज़ के लिए बिल्कुल सोचे ही नहीं कि आपसे कहीं कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा जो आप बिल्कुल बता नहीं पाएंगे या बताने में असमर्थ होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सामान्य से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हम सामान्य कह सकते हैं। कुछ प्रश्न सामान्य होते हैं और कुछ प्रश्न अति सामान्य होते हैं। एक आध ही ऐसा प्रश्न होता है जो बहुत गहनता से पूछा जाता है। तो इस बात की अगर आप चिंता मन में किए हुए हैं, इस बात का भय अगर मन में बैठा हुआ है कि कुछ स्पेशल पूछ लिया जाएगा जो हम बता नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। साधारण ही पूछा जाएगा और वो भी लगभग आपकी इच्छा अनुसार पूछा जाएगा, यह भी निश्चित है। क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपके स्किल को देखना चाहते हैं, आपके टैलेंट को देखना चाहते हैं, ना कि आपकी गहनता को। गहनता पर इतना फोकस नहीं होता है जितना फोकस आपकी योग्यता देखने पर होता है कि आपके पास जो है, जो आपने संचित किया है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उसे आप कैसे अपने विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे, कैसे दे पाएंगे। इस चीज़ के विषय में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो आइए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज जो प्रश्न संकलित हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार से है। प्रश्न है, आप किस ज़िले से आए हैं। सामान्य सी बात है, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, सभी से पूछा जाएगा कि आपका जनपद कौन सा है। आप अपने जनपद के विषय में बताएंगे। हो सकता है कि आपका जनपद कुछ स्पेशल रहा हो, तो जनपद में जो चीज़ें मुख्य हैं उनके विषय में पूछ दिया जा सकता है। जैसे कोई कन्नौज जनपद का है तो हर्षवर्धन के विषय में पूछ दिया जाएगा, या फिर कन्नौज के शासकों के विषय में पूछ दिया जाएगा, या फिर कोई फर्रुखाबाद का है तो पूछ दिया जाएगा फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखाबाद क्यों पड़ा और फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वहाँ जनपद से ये प्रश्न हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा गया, आप क्या पढ़कर आए हैं। अर्थात ये पूछा गया कि आज के लिए, इंटरव्यू के लिए स्पेशल रूप से आप क्या पढ़कर आए हैं। तो अगला प्रश्न देख करके ये विदित होता है कि इन महाशय ने बताया होगा कि वो जो है आदिकाल का अध्ययन करके आए, आदिकाल पढ़कर आए, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो उन्होंने जब आदिकाल बताया होगा तब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न उनसे पूछ लिया गया कि आदिकाल को बीज वपन काल क्यों कहा जाता है। देखिए कितना सामान्य सा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे। तो आदिकाल को बीज वपन काल क्यों कहा गया, इस विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है और जानना चाहता है तो कृपया कमेंट करके मुझे कहे और मैं इसके विषय में विधिवत एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद अगला प्रश्न भी आदिकाल से पूछा गया। जब आदिकाल बताया तो आदिकाल से प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आदिकाल की विशेषताएं बताइए। तो आदिकाल की विशेषताएं मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा। जितने भी PGT और TGT के इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं वे सभी आदिकाल की अनेकों विशेषताएं जानते हैं। तो ये प्रश्न अति सामान्य कह सकते हैं आप इसे। फिर अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 5, अपभ्रंश साहित्य में किसे रखा गया। अर्थात इस प्रश्न का मतलब ये है कि अपभ्रंश जो साहित्य है उनमें किन किन कवियों को रखा गया या किन किन संप्रदायों को रखा गया, ये आपको इसके अंतर्गत बताना है। ठीक है, तो ये भी आसान सा ही प्रश्न है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्योंकि आदिकाल स्पेशल पढ़कर गया था छात्र, उसने आदिकाल बताया था, तो आदिकाल से अभी तक प्रश्न चल रहे हैं। देखिए अभी तक प्रश्न जो है वो आदिकाल से ही पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। तो उन्होंने यहाँ पर नाथ साहित्य की भाषा पूछी है, यानी नाथ साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, या यूँ कहें कि नाथ साहित्य में मुख्य रूप से किस भाषा में सृजन किया गया। तो यह भी प्रश्न सामान्य ही है। अगला प्रश्न है, सिद्ध किसे कहते हैं। तो सिद्ध के विषय में बताना है आपको कि सिद्ध किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न भी आपको नहीं आता है तो कृपया कमेंट करके बताइए, हम इस पर भी एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करेंगे, इसका भी उदाहरण आपको देंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं और सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, साथ साथ ही सिद्ध किसे कहते हैं। इन दोनों विषयों पर हम तब बता पाएंगे जब आप इस पर कमेंट करें। अभी तो सिर्फ प्रश्न देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछे गए, ताकि आपके अंदर जो भय है एक इंटरव्यू को लेकर के वो भय निकल जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न सब वही यहाँ पर शामिल किए गए हैं जो विद्यार्थियों से पूछे गए हैं, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछे गए हैं, लेकिन ये हो सकता है कि प्रश्न आगे पीछे हो गए हों, जो पहले पूछा गया हो बाद में हो गया हो और बाद में जो पूछा गया वो पहले हो गया हो, ये क्रम में हो सकता है, लेकिन प्रश्न बाकी सब वही शामिल किए गए हैं जो कि वहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अर्थात अगले प्रश्न के रूप में पूछा गया कि रस का सर्वप्रथम कहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो रस का उल्लेख बताना है। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो शायद हो ही नहीं सकता है। तो अगला प्रश्न है, व्याकरण में क्या पढ़कर आए हैं। तो देखिए मैं कह रहा था सबसे ये प्रश्न होगा बाद में और ये प्रश्न होगा पहले, अर्थात पहले उन्होंने ये पूछा होगा व्याकरण में क्या पढ़कर आए हैं। जब इन्होंने कहा होगा व्याकरण में रस पढ़कर आए हैं, तब उन्होंने प्रश्न किया होगा कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है, रस कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा गया था व्याकरण में क्या पढ़कर आए हैं, तो आपको जो टॉपिक अच्छी से व्याकरण में आता हो, जो लगता हो कि इसमें आप अधिक जानते हैं और अच्छे से बता सकते हैं, या जो तैयार करके जाएं उसी विषय को वहाँ पर बताएं। संधि समास, रस छंद अलंकार जो भी आप तैयार करके जाएं उसे बताएं, फिर उसी से संभवतः प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अब देखिए रस बताए होंगे उन्होंने कि रस पढ़कर आए हैं व्याकरण में, तो उन्होंने रसों से ही प्रश्न प्रारंभ कर दिया पूछना। अगला प्रश्न है, अनुभाव की संख्या बताइए। तो यहाँ पर अनुभाव की संख्या बतानी है कि अनुभाव कितने होते हैं। आप सभी अनुभाव के विषय में जानते हैं और शायद संख्या भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके कहिए, मैं इस पर भी इसका भी आंसर आपको दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 11, और 11 नंबर प्रश्न में यह पूछा गया कि सात्विक जो अनुभाव है उसके नाम बताइए। यानी सात्विक अनुभाव के जो भेद हैं, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत जो उसके भेद हैं, आपको यहाँ पर वो भेद और उनके नाम बताने हैं कि कितने भेद हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। फिर देखिए उसके बाद अगला प्रश्न फिर रसों से ही पूछा गया बीभत्स रस का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको बीभत्स रस का उदाहरण पढ़ना है। तो इस उदाहरण पर पूछा गया उदाहरण से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी 9 रस हैं हमारे यहाँ, और अगर 2 और जोड़ लें तो जो 11 रस हैं, उन सभी 11 रस के लिए आप सभी की परिभाषा, सभी के उदाहरण और सभी के स्थायी भावों को याद करके जाएं। हो सकता है ये प्रश्न आपसे भी पूछा जाए, यहाँ पर बीभत्स पूछा गया, आपसे कोई अन्य रस पूछ लिया जाए, तो ये संभव है। जो संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं इस प्रश्न पत्र को देख करके, तो उन संभावनाओं को आप अपनी तरफ से ख़त्म कीजिए। और ये प्रश्न दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि आप इन प्रश्नों की तकनीक को देखें, इन प्रश्नों की क्वालिटी को देखें और इन्हीं प्रश्नों के अनुसार जो आपके अंदर कमियां अभी तक अध्ययन में रह गई हैं, आप उन्हें जो है अभी समय रहते दूर कर लें, जब तक आपकी जो है इंटरव्यू का नंबर आए। अगला है प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान है ये भी प्रश्न नंबर 13, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ बताना है, शाब्दिक रूप में रस को क्या कहते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है
और कहना चाहिए कैंडिडेट की रुचि के अनुसार प्रश्न है। पूछा गया छायावाद में किस कवि को पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो टीजीटी में इंटरव्यू देने गया या पीजीटी में इंटरव्यू देने गया है उसने छायावाद को निश्चित रूप से पढ़ा होगा और छायावाद के किसी न किसी कवि से प्रभावित भी हुआ होगा। इसलिए प्रश्न पूछ लिया गया छायावाद के किस कवि को पसंद करते हैं। तब इन्होंने छायावाद के किस कवि को पसंद करते हैं ये बताया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न इनसे पूछ लिया गया हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण में क्या अंतर है। तो हिंदी संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे अंतर हैं, उनमें से कोई 2-3 अंतर आप बता सकते हैं अगर आपसे भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो। अगला प्रश्न है बहुत आसान और कठिन भी हो सकता है, पानी का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर गलत थोड़ा लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए पानी का शाब्दिक अर्थ बताइए, यानी पानी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको पानी का शाब्दिक अर्थ बताना है। अगला प्रश्न है शिव का विशेषण, यानी शिव शब्द का आपको विशेषण बताना है। इस प्रकार से आज के इंटरव्यू में जो भी प्रश्न हमने संकलित किए थे वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं और 1-2 ही कैंडिडेटों से वहाँ पर मिलना हो पाया। जो उन कैंडिडेटों से प्रश्न जो संकलित हुए वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए और मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन के इंटरव्यू के प्रश्न इसी तरह आपके सामने प्रस्तुत करूँ ताकि आप इनसे लाभान्वित हों और आपका हित हो सके। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि आपका हित हो और सभी का हित हो। हम सभी बेरोजगारों का अगर हित होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी प्रश्नों की क्वालिटी पता चल सके और वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।